धरती की जिम्मेदारी भले एवेंजर्स के ऊपर हो, पर गैलेक्सी तो इन्हीं गार्डियंस के भरोसे है, जो चांस पर डांस करके भी गैलेक्सी की रखवाली करेंगे। बेहतरीन स्टार कास्ट, बेजोड़ विजुअल इफेक्ट्स और धमाकेदार कॉमेडी, इन्हीं कुछ चीजों ने मार्वल के इन अंडररेटेड सुपर हीरोज को बहुत ही कम समय में दुनिया भर में एक बेहतरीन सुपर हीरो टीम के रूप में स्टैब्लिश किया। और ये दोनों मूवीज क्रिटिकली और फाइनेंशियली मार्वल के सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक साबित हुई। और आज अपने सब्सक्राइबर्स की भारी डिमांड पर हम इन मूवीज को और भी ज्यादा जानेंगे, जिसके लिए कमेंट्स में हमें कई बार सजेशंस मिल चुकी हैं, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि ओरिजिनली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आखिर थे कौन से ऐसे दो कैरेक्टर्स थे जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कोर टीम का हिस्सा नहीं बन पाए, कैसे क्रिएट और शूट किया गया था रॉकेट रकून और ग्रूट के सीन्स को, क्या क्या डिफरेंसेस हैं कॉमिक के पीटर क्विल और मूवी के पीटर क्विल के बीच में, जानेंगे जेंडर का इंस्पिरेशन आखिर किस रियल लाइफ धरती के पार्क से लिया गया था, और फाइनली जानेंगे इन मूवीज के कुछ क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मार्वल कॉमिक्स के इसी नाम की टीम पर बेस्ड हैं, लेकिन कॉमिक्स में इनकी शुरुआत वैसी बिल्कुल भी नहीं हुई थी जैसा इन्हें मूवीज के अंदर दिखाया गया है। और बेसिकली इसका ओरिजिनल आइडिया कॉमिक बुक क्रिएटर रॉय थॉमस को आया था, जो ओरिजिनली सुपर गोरिल्लास की एक टीम चाहते थे जो रशियन और चाइनीज आर्मी के खिलाफ लड़ते, लेकिन इवेंचुअली मार्वल कॉमिक बुक क्रिएटर्स स्टैनली और आर्नल्ड ड्रेक ने इस टीम को चेंज करके इसे इंटरप्लैनेटरी सुपर हीरोज की एक टीम बना दी। और मार्वल सुपर हीरोज के इशू नंबर 18 में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पहली बार देखने को मिले, जो पब्लिश हुई थी 1969 में। और एक्चुअली हमें यहाँ पर एक बहुत ही अलग टीम देखने को मिली थी, जो बेसिकली फ्यूचर के 31st सेंचुरी से बिलोंग करती थी। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस टीम का हिस्सा योंडू उडांटा भी था। खैर 90s के खत्म होते होते इस पुरानी सीरीज को कैंसिल कर दिया गया और फाइनली 2008 में इसका एक रीबूटेड वर्जन मार्वल कॉमिक्स में क्रिएट किया गया, जिसमें बेसिकली मूवी में दिखाया पीटर क्विल और बाकी के गार्डियंस को एज अ टीम पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसी रिबूटेड सीरीज पर मूवी को बेस किया गया। 2010 के कॉमिक कॉन में पहली बार केविन फाइगी ने इस बात को हिंट किया था कि वो हो सकता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पर भी मूवी बनाएं, लेकिन 2012 के एवेंजर्स के सक्सेस के बाद उन्हें इंस्पिरेशन मिला मार्वल के कॉस्मिक साइड को एक्सप्लोर करने का और थैनोस को इन्फिनिटी वॉर के लिए हाइप और एक्सप्लेन करने का। और ऐसी शुरुआत हुई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी की। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज के अंदर इन कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा जानदार है, जिनके पीछे इनके एक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अगर चीजें अलग हिसाब से हुई होती तो हमें गार्डियंस बहुत ही अलग तरीके के दिखते, जैसे कि पीटर क्विल की कास्टिंग के लिए बहुत सारे एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा था, जहां पर जोसेफ गॉर्डन लेविट, एडी रेडमैन, जॉन क्रिसेंस्की और यहाँ तक कि जैकरी लिवाई ने भी इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था। इसके अलावा ग्लेन हावर्टन को तो ऑलमोस्ट इस रोल के लिए कास्ट ही कर लिया गया था, लेकिन जब जेम्स गन ने क्रिस प्रैट का ऑडिशन लिया तो वो उन्हें तुरंत पसंद आ गए। वहीं पर गमोरा के रोल के लिए भी कई सारी एक्ट्रेसेस ने ऑडिशन दिया था, जहां पर एक्ट्रेस ओलिविया वाइल्ड ने इस रोल को कैंसिल कर दिया, जिसके कारण फाइनली अवतार में नेटेरी का रोल प्ले करने वाली जोई साल्डाना को इस रोल को प्ले करने का मौका मिला। आगे अगर बात करें ड्रैक्स की, तो कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से पहले इस रोल को DCU के अंदर एक्वामैन का रोल प्ले करने वाले जेसन मोमोआ को भी ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को अपने प्रीवियस गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर खाल ड्रोगो से बहुत ज्यादा सिमिलर माना था, जिसके कारण उन्होंने इस रोल को मना कर दिया। और फाइनली यहाँ पर WWE सुपरस्टार डेव बटिस्टा को हायर किया गया। और अगर बात करें रॉकेट रकून की, तो यहाँ पर पहले एडम सैंडलर और जिम कैरी जैसे बेहतरीन कॉमेडिक एक्टर्स को भी कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली इस रोल को ब्रैडली कूपर ने प्ले किया। अगर बात करें इस ग्रुप के सबसे इनोसेंट और सबसे अडोरेबल कैरेक्टर यानी ग्रूट की, तो हमें ग्रूट पहली बार देखने को मिला था टेल्स ऑफ एस्टोनिश के इशू नंबर 13 में, जो पब्लिश हुई थी 1960s में। इनिशियली कॉमिक बुक के अंदर ग्रूट एक बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर था, जो बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर इनिशियली प्लैनेट एक्स से बिलोंग करने वाला एक विलेनस कैरेक्टर था, और ये आई एम ग्रूट के अलावा और भी बहुत कुछ बोल सकता था। लेकिन इसे मार्वल कॉमिक के गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कॉमिक पे रिबूट किया गया। बाय द वे, इस कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी विन डीजल ने, और ग्रूट को पूरा फील करने के लिए यहाँ पर विल डीजल स्टिल्स को पहनकर ग्रूट की हाइट का अंदाजा लगाते थे।
साथ ही साथ उन्हें भले ही 3 शब्द बोलने होते थे, लेकिन उनके सामने एक फुल फ्लैश डायलॉग स्क्रिप्ट रखा जाता था, जिसे उन्हें इन्हीं 3 शब्दों में एक्सप्रेस करना होता था, जो हो सकता है सुनने में आसान लगता हो, लेकिन ये है नहीं। ऊपर से पहली मूवी के अंदर उन्होंने इन्हीं 3 शब्दों को 6 भाषाओं में डब किया और दूसरी मूवी में इस कैरेक्टर के पॉपुलर होने के बाद 16 भाषाओं में डब किया। वहीं पर अगर बात करें ग्रूट के बॉडी मूवमेंट्स की, तो यहाँ पर इसे डायरेक्टर जेम्स गन की बॉडी मूवमेंट पर मॉडल किया गया है। और तो और उन्होंने दूसरी मूवी के अंदर बेबी ग्रूट के डांस सीक्वेंस का मोशन कैप्चर भी दिया था। अब जब ग्रूट की बात होगी तो उसके बड़ी रॉकेट रकून की बात कैसे नहीं होगी। मार्वल कॉमिक्स के अंदर रॉकेट रकून हमें पहली बार देखने को मिला था इनक्रेडिबल हल्क के इशू नंबर 271 में, और यहाँ पर रॉकेट रकून का नाम इंस्पायर्ड था द बीटल्स की 1968 के गाने रॉकी रकून से। वैसे मूवी के अंदर रॉकेट की बॉडी को मॉडल करने के लिए ओरियो नाम के रकून के बॉडी को स्टडी किया गया था। बाय द वे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कैरेक्टर को ब्रैडली कूपर ने अपनी आवाज दी है। ब्रैडली कूपर ने इस कैरेक्टर के इंस्पिरेशन के लिए गुड फेलाज मूवी के जो पेस्की के कैरेक्टर का इंस्पिरेशन लिया है। वैसे इन दोनों ही मूवीज के अंदर रॉकेट की बॉडी डबल का काम जेम्स गन के ही भाई शॉन गन ने किया है। साथ ही साथ सेकंड मूवी के अंदर ब्रैडली कूपर की वॉइस के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशंस को भी रॉकेट के लिए कैप्चर किया गया। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के अंदर जब क्रिस प्रैट ने अपना ऑडिशन दिया था, तो ऐसा कहा जा सकता है कि उस समय उनकी थोड़ी ज्यादा भारी भरकम पर्सनालिटी थी, जो सरप्राइजिंगली जेम्स गन के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं थी, और उन्होंने क्रिस प्रैट की पर्सनालिटी से इंप्रेस होकर ही उन्होंने इस रोल को उन्हें ऑफर किया था। उन्होंने उस समय तो मजाक में ये भी कहा था कि वो पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान क्रिस प्रैट के ऊपर CGI से 6 पैक भी लगा देंगे। अब शायद इस बात को क्रिस प्रैट ने कुछ ज्यादा ही दिल से लगा लिया और तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर जिम में कड़ी मेहनत करके अपना लगभग 50 पाउंड तक कम किया, यानी लगभग 25 किलोग्राम तक कम किया, और एक बल्क अप पर्सनालिटी के साथ वो इस मूवी में नजर आए, जिसने फैंस के साथ साथ कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक को शॉक कर दिया। इस मूवी के अंदर ड्रैक्स के कलर को कॉमिक से बहुत अलग दिखाया गया है, जहां पर ड्रैक्स भी गमोरा की तरह ही एक ग्रीन एलियन है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को अलग दिखाने के लिए यहाँ पर ड्रैक्स को ग्रे कलर दिया गया है। बाय द वे, ड्रैक्स का मेकअप एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था, जहाँ पर उनके ऊपर 18 प्रोस्थेटिक टैटूज लगाए जाते थे, जिसमें टोटल 5 घंटे तक का वक्त लगता था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डेव बटिस्टा बिना किसी शिकायत के पूरी पेशेंस के साथ पूरा का पूरा अपना मेकअप कंप्लीट करते थे। इवेंचुअली धीरे धीरे करके ये प्रोसेस 3 घंटे हुआ और सेकंड मूवी आते आते इसे 1.5 घंटे कर दिया गया। इस मूवी के अंदर स्टार लॉर्ड जिस कैसेट प्लेयर का इस्तेमाल बेहतरीन 70s के गाने को सुनने के लिए करता है, वो बेसिकली सोनी TPS-L2 मॉडल था। इसे 1979 में रिलीज किया गया था। उस दौरान इसे साउंड बोर्ड बुलाया जा रहा था, लेकिन इस डिवाइस की प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए इसका नाम चेंज कर दिया गया वॉकमैन से। बाय द वे, इस मूवी की रिलीज होते ही इस तरह के पर्सनल कैसेट प्लेयर का ट्रेंड फैंस के बीच में वापस आ गया था, और फैंस ने दुनिया भर में इस तरह के एंटीक डिवाइसेस को दुनिया भर में ढूंढना शुरू कर दिया था। वहीं पर अगर सेकंड मूवी की बात करें तो सेकंड मूवी के दौरान ये प्रॉप बेसिकली खराब हो चुका था और ये काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण प्रोडक्शन ने डायरेक्ट सोनी से ही इस डिवाइस के बारे में कंसल्ट किया, लेकिन सोनी के पास भी ये डिवाइस मौजूद नहीं था, जिसके कारण प्रोडक्शन डिजाइनर्स को खुद ही इसका एक प्रॉप वर्जन मूवी के लिए डिजाइन किया गया। अब बात जब गाने की चली रही है तो इसके ऑसम वॉल्यूम मिक्स की बात कैसे नहीं होगी, जिसमें दोनों मूवीज के अंदर सबसे बेहतरीन अमेरिकन क्लासिक्स को जेम्स गन ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इन दोनों मूवीज में इनकॉर्पोरेट किया है। और पहली मूवी का OST यानी मूवी साउंड ट्रैक, जिसे ऑसम मिक्स वॉल्यूम 1 कहा गया है, इसने US बिलबोर्ड के 200 चार्ट में नंबर 1 की पोजीशन एक्वायर की बिना किसी अपने ओरिजिनल म्यूजिक के, और ऐसा करने वाली ये पहली एल्बम बनी। वैसे इस एल्बम में जेम्स गन 3 डॉग नाइट के गाने नेवर बिन टू स्पेन को भी इंक्लूड करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने इसकी रॉयल्टी की कीमत देखी तो उनका दिमाग घूम गया और वो इसे इस मूवी में इंक्लूड नहीं कर पाए। स्टैन ली के जिंदा रहने तक उनका हर कैमियो मार्वल मूवीज के अंदर हमेशा यादगार ही होता था, पर यहाँ पर इस मूवी के अंदर इसे और भी यादगार बनाया जाने वाला था, जहाँ पर स्टैन ली को कलेक्टर के एक बॉक्स में दिखाया जाता, जहाँ पर स्टैन ली बेसिकली ग्रूट को मिडिल फिंगर भी दिखा रहे होते। ऑफ कोर्स ये चीज डिज्नी के एग्जीक्यूटिव्स को हजम नहीं हो पाई, जिसके कारण स्टैन ली को पहली मूवी के अंदर ज़ेंडार में दिखाया गया।
अब वैसे तो गार्डियंस की टीम धीरे धीरे करके बहुत बड़ी बन चुकी थी, लेकिन यहाँ पर जेम्स गन ओरिजिनली 2 और कैरेक्टर्स को इस टीम का हिस्सा बनाना चाहते थे, जिसमें एक था द बग, जो बेसिकली मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही पुराना एलियन कॉस्मिक बीइंग है। वहीं पर दूसरा था रॉम द स्पेस नाइट। एक्चुअली यहाँ पर जेम्स गन इन दोनों कैरेक्टर्स के टॉयज के साथ बचपन में बहुत ज्यादा खेला करते थे, जिसके कारण वो इन कैरेक्टर्स को इन मूवी के अंदर इंक्लूड करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्वल के पास इन कैरेक्टर्स की राइट्स मौजूद नहीं थे, जिसके कारण जेम्स गन इन्हें इंक्लूड नहीं कर पाए। भले ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज ने इन अनरेटेड सुपर हीरो कैरेक्टर्स को दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर किया हो, पर यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो इन मूवीज ने कॉमिक के हिसाब से बहुत ज्यादा अलग दिखाई है। एग्जाम्पल के रूप में अगर सबसे पहले बात करें पीटर क्विल की, तो उसकी शुरुआत कॉमिक बुक के अंदर अर्थ पर तो होती ही है, पर वो स्पेस में अपनी मर्जी से पहुंचता है, जहाँ पर वो बेसिकली नासा का एक मैकेनिक होता है जो एक क्री शिप को चुरा कर स्पेस में अपने पिता को ढूंढने जाता है। एंड ऑफ कोर्स स्पेस में उसके पिता ईगो द लिविंग प्लैनेट में ही स्पार्टेक्स सिविलाइजेशन का राजा जेसन था, जो उसे और उसकी माँ की जान बचाने के लिए उनसे दूर चला जाता है। दूसरी ओर सरप्राइजिंगली ड्रैक्स भी अर्थ से ही बिलोंग करता था, जो 70s में मार्वल कॉमिक्स के अंदर आर्थर डगलस के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर थैनोस उसकी जान ले लेता है और उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। ऐसे में आर्थर की आत्मा को निकाल कर एक ऐसे बॉडी में डाली जाती है जो बेसिकली थैनोस से बदला लेने के लिए बनी होती है, और ऐसे बनता है ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर। दूसरी ओर मैंटिस भी एक ह्यूमन बीइंग ही होती है जो वियतनाम में पैदा होती है। वैसे आगे जाकर मैंटिस मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा माहिर बनती है। वहीं पर दूसरी ओर अगर बात करें योंडू की, तो योंडू कॉमिक बुक के अंदर आर्चरी में बहुत ज्यादा माहिर है, लेकिन मूवीज के अंदर उसे विसल एरो यूज करते हुए दिखाया गया है। अब चलिए बात करते हैं विजुअल इफेक्ट्स के बारे में। तो पहली मूवी के अंदर टोटल 2750 विजुअल इफेक्ट शॉट्स थे, जो बेसिकली मूवी का 90% था, और यहाँ पर कई सारी विजुअल इफेक्ट्स कंपनीज का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर ज़ेंडार के लुक का इंस्पिरेशन सिंगापुर के गार्डन ऑफ द बे से लिया गया था। वहीं पर दूसरी मूवी के अंदर 1700 से भी ज्यादा विजुअल इफेक्ट शॉट्स थे, और यहाँ पर कई सारी विजुअल इफेक्ट्स कंपनीज ने इस मूवी के वीएफएक्स को संभाला था। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज बना वो था ईगो द प्लैनेट, जिसे बनाने में 1 ट्रिलियन पॉलीगॉन्स का इस्तेमाल किया गया है, और ये अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा विजुअल इफेक्ट मॉडल बना। ईगो द प्लैनेट को पीटर क्विल के पिता के रूप में दिखाना बेसिकली जेम्स गन का ही आइडिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मार्वल स्टूडियोज के पास ईगो को इस्तेमाल करने के राइट्स नहीं थे, और इसके राइट्स उस समय 20th सेंचुरी फॉक्स के पास फैंटास्टिक 4 के कैरेक्टर्स के साथ थे, जिसके कारण यहाँ पर 20th सेंचुरी फॉक्स और मार्वल स्टूडियोज को आपस में समझौता करना पड़ा, जहाँ पर फॉक्स ने इस कैरेक्टर को यूज करने के बदले में नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड के पावर्स को डेडपूल मूवीज में चेंज करने का ऑफर रखा, और यहाँ पर मार्वल इस चीज के लिए तैयार हो गया। सेकेंड मूवी के अंदर ईगो द प्लैनेट के रोल के लिए पहले गैरी ओल्डमैन, विगो मॉर्टेंसन, एलेक बॉल्डविन, रॉन पर्लमैन, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ब्रूस विलिस और यहाँ तक कि मैथ्यू मैककॉनहे को भी ईगो के रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन फाइनली इसका रोल प्ले किया कर्ट रसल ने, जो आप में शायद बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि वो बेसिकली व्याट रसल के फादर हैं, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जॉन वॉकर AKA यूएस एजेंट का भी रोल प्ले कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी की क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात करें फाइनेंशियली, तो यहाँ पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 को $232 मिलियन की टोटल ग्रॉस बजट पर बनाया गया था, और इसने वर्ल्ड वाइड $772 मिलियन कमाए थे। दूसरी ओर वहीं पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 को $200 मिलियन की बजट पर बनाया गया था, जहाँ पर इसने टोटल $863 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए थे, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ये दोनों फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। बात करें अगर क्रिटिकल अक्लेम की, तो 2017 को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पहली मूवी को एम्पायर मैगजीन के अंदर टॉप 100 ग्रेटेस्ट मूवी में जगह मिली। साथ ही साथ पहली मूवी को क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। साथ ही साथ ग्रैमी अवार्ड्स में इसे बेस्ट कंपाइलेशन फॉर विजुअल मीडिया के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। ऊपर से इसे एकेडमी यानी ऑस्कर अवार्ड्स के अंदर भी बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स और बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइल के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन इसे ये अवार्ड नहीं मिल पाए। आगे अगर बात करें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 की, तो यहाँ पर उसे एकेडमी अवार्ड के लिए बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए नॉमिनेट किया गया था।
साथ ही साथ बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में भी टॉप साउंड ट्रैक के लिए भी इसे नॉमिनेट किया गया था, लेकिन यहाँ भी इसे अवार्ड नहीं मिल पाया। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी फैक्ट्स। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है तो मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। बस वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए अगर आप इस मूवी के बारे में कोई और फैक्ट जानते हो तो। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।